अच्छा बेटे, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स है हमारे पास, जो नेक्स्ट ऑफिशियल बुक है जो हमने पढ़नी है, जिसको बेटे हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अब बेटे इसको हम किस किस पर्पस के लिए एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। लेकिन बेटे इसका क्या काम था कि रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी, ठीक है। सबसे पहले उस सोसाइटी ने कंसीडर किया कि एक फार्माकोपिया होना चाहिए, यानी कि बेटे जैसे आपके पास ये मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि जैसे ये आपके पास बेटे ये कंसल्टेंट्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, ठीक है। अब आप अक्सर फिजिशियंस के पास जाते हैं तो उनके टेबल्स के ऊपर बुक्स पड़ी हुई होती हैं, ठीक है बेटे। अब उनके जो रिगार्डिंग मतलब उनके जो पर्पस के, यानी कि जो उनके पर्पस को फुलफिल करती है, जो उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग जो बेस्ट बुक है ना, वो बीपीसी होती है। क्योंकि किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या जो बेटे फार्मासिस्ट हो जिसका काम डिस्पेंस करना हो, ठीक है, जैसे आपका पास कोई भी पेशेंट आया, वो आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन देखता है, उसके मुताबिक आप अपने पेशेंट को अपनी मेडिसिन सप्लाई कर देते हैं, वो बेटे डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होता है। अब उस फार्मासिस्ट के लिए या कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है बेटे, उसके लिए जो रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी ना, इसने 1903 में फील किया कि एक बुक ऐसी होनी चाहिए जो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट हैं, जो इनके पास भी होनी चाहिए, जिसको आप कह लें कि बेटे पॉकेट बुक होनी चाहिए, जो आपको फौरन आप निकालें और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आप टैली करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो बुक बनी वो कौन सी थी आपकी, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, ठीक है। अब बेटे इस बुक में हमें बहुत सारी चीजों के नॉलेज मिलता था। अब ये बुक कैसे कैसे यूटिलाइज होती है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले बेटे उन्होंने बताया रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड्स ऑफ द मेडिसिन स्पेसिफिक टू देयर नेचर, कि बेटे ये देखें, अब ये डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन देती है कि ये बेटे सारा बताती है कि किसी भी मेडिसिन को आप ने कैसे डिस्पेंस करना है, यानी कि जो भी मेडिसिन आपके पास है, जो प्रोडक्ट आपके पास है बेटे, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको डिस्पेंस करते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका सूटेबल कंटेनर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी डोज देते हैं। अगर पोटेंट ड्रग है तो उसकी ज्यादा डोजेस नहीं देनी। तो बेटे ये जो एक डिस्पेंसिंग, आप कह लें कि हर मेडिसिन का एक अपना डिस्पेंसिंग मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि बेटे हर जो मेडिसिन है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पोटेंसी अलग होती है, उसकी बेटे नेचर अलग होती है। कुछ बेटे मतलब फौरन ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, यानी कि जल्दी आप कह लें डिटोरिएट हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से आप उनके कंटेनर्स, उनके क्लोजर्स, हर एक चीज अलग-अलग सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेटे आपकी बीपीसी में अवेलेबल है। उसके अलावा द टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग, कि बेटे जो आपकी डिस्पेंसिंग टेक्निक्स है, यानी कि अगर आपने कोई भी ड्रग देना है उसकी यूनिट डोज देनी है, यानी कि एक डोज देनी है, या बेटे आपने उसकी मल्टी डोज देनी है, यानी कि आपने उसकी एक से ज्यादा डोजेस देनी है। तो बेटे ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी आपकी बीपीसी के अंदर अवेलेबल होती है। यानी कि बेटे अगर आपका कोई ड्रग ज्यादा पोटेंट है तो बेटे उसकी डोज कम दी जाती है, या उसकी रिफिलिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कि यानी कि ये नहीं है कि पेशेंट अपनी मर्जी से उठ के जाके कहे कि मैंने दवाई ली थी और ड्रग आपका पोटेंट है और जाके 2 हफ्ते बाद कहे कि मुझे अगले 2 हफ्ते की दवाई दे दो। ऐसे नहीं होता बेटे, जो पोटेंट ड्रग होते हैं उनको पेशेंट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूनिट डोज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसको बताया जाता है कि ये आपने ये एक ही डोज है, ये आपने एक दफा ली। जैसे बेटे आपका एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है कि उनका सिर्फ एक ही वो वायल होता है और उसको स्टैट लिया जाता है, ठीक है, यानी कि एक दफा ही लिया जाता है। तो बेटे उसको आप यूनिट डोज डिस्पेंसिंग कहते हैं। उसके अलावा आपकी मल्टी डोज आती है, यानी कि जिनको बेटे आप एक से ज्यादा दफा लेते हैं। जैसे बेटे आपके ये इंसुलिन के वायल्स होते हैं वो मल्टी डोज हैं, तो वो आप अपने ड्रग की नेचर देखते हैं कि आपका ड्रग किस फॉर्म में और कैसे स्टेबल होगा। आप उसको मतलब एक डोज में दें तो आपका ड्रग स्टेबल होगा, या एक से ज्यादा में दें तो आपका स्टेबल होगा। उसके अकॉर्डिंग बेटे आप अपने ड्रग को देख लेते हैं कि आपने उसको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, यानी कि यूनिट डोज लेनी है या आपने उसकी मल्टी डोज लेनी है। उसके अलावा बेटे थॉरो नॉलेज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग, कि बेटे मैंने आपको बताया है कि अब ये देखिए, ये जो नीचे वाला यूज है ना, ये बेटे ये थर्ड नंबर का, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, ठीक है। जो ऊपर पहला था, दूसरा था, और जो बेटे लास्ट में फोर्थ नंबर है, ये तीनों डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए। लेकिन जो बेटे ये थर्ड नंबर पर उन्होंने बताया हुआ है ना, थॉरो नॉलेज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग, बेटे किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि एक ड्रग है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, वो किन किन रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी कि बेटे क्या तरीकेकार होगा जिसके थ्रू एक्शन प्रोड्यूस करेगी। उसके अलावा बेटे उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, किस किस कंडीशंस में उसको मना किया गया है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बेटे एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ये जो सारी बातें होती है ना, ये सारी बेटे आपकी बीपीसी के अंदर अवेलेबल है रिगार्डिंग ड्रग्स, ठीक है, यानी कि हर ड्रग के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। और बेटे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए यही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है।
उसके अलावा बेटे 4th नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग एंड द फॉर्मुलेशन टेक्निक्स ऑफ द ड्रग, के बेटे आप जब किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उन टेक्निक्स का भी बेटे पता होना बहुत जरूरी है कि जब भी आपने किसी, जैसे बेटे GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग आपकी प्रोसीजर होता है बेटे, उसको फॉलो करते हैं कि आप हाइजीनिक कंडीशन हो, किसी भी तरह की कोई कंटेमिनेशन ना हो, आपका प्रोडक्ट स्टेराइल बने। तो बेटे ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप ड्रग्स की प्रिपरेशन करते हैं, ड्रग की फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ठीक है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया या बेटे आप इसको IP भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया बेटे क्या होता है, इज द ऑफिशियल बुक दैट हैज बीन रिटन, कि बेटे ये एक ऐसी ऑफिशियल किताब है जिसको रिटन, पब्लिश और कंपाइल ये सब कुछ किया गया था। जैसे पहले, जैसे बेटे हमने पिछली पढ़ी थी, पिछलियों को किसके नीचे, जर्नल मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंग किया गया था, लेकिन बेटे जो आपकी इंटरनेशनल फार्माकोपिया ना, उसको WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ना बेटे इस बुक को उसके अंडर रहते हुए लिखा गया था और पब्लिश किया गया था। WHO is the sub office of the United Nations that is concerned with the health education and other health program। कि बेटे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है बेटे, पूरी दुनिया के हेल्थ रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ना, यानी कि आपके जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप कैसे अपने पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं बेटे, ये सब कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, ठीक है। यानी कि आप समझ लें कि ये कम्युनिटी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बेटे आप सारे हेल्थ रिलेटेड मतलब एजुकेशन आप देते हैं अपने पेशेंट को, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप उससे बेटे डिस्कस करते हैं, आप उसको सारा उसके बारे में बताते हैं। बेटे नेक्स्ट है हमारे पास मेनली IP कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटे IP के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके पास, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग, के बेटे जितने भी आपकी फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स हैं सारी, जब भी यानी कि बेटे देखिए ना फार्मास्यूटिक्स, अब आप ये बुक पढ़ रहे हैं बेटे, अब आपको इस बुक से सारा कंप्लीटली नॉलेज मिलता है कि एक टैबलेट है, टैबलेट के अंदर कौन सा बाइंडर ऐड होगा, उसके अंदर कौन से एक्सिपिएंट्स ऐड होंगे, कौन सा कलर ऐड करेंगे आप, कौन से डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करेंगे। तो बेटे ये एक सारी वो जो एक डोजेज फॉर्म डिजाइन होता है ना, कि जब एक आप ड्रग बनाते हैं उसकी जो कंप्लीट डिजाइनिंग होती है, उसके रिगार्डिंग बेटे जो कंप्लीटली नॉलेज है वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यानी कि आप जब किसी भी ड्रग को बनाते हैं उसके रिगार्डिंग बेटे, उसके बनाने के, उसको डिजाइन करने के रिगार्डिंग जितना भी नॉलेज होगा वो सारा इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके अलावा है ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कि बेटे जब भी आप किसी ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं या बेटे आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको आप किन किन टेक्निक्स के थ्रू, यानी कि कौन कौन सा प्रोसीजर यूज करते हुए आप किसी भी ड्रग को फॉर्मुलेट कर सकते हैं या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके अलावा बेटे कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन, के बेटे जब भी आप किसी ड्रग को या मेडिसिन को तैयार करते हैं तो उसकी क्वालिटी को आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेटे आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसे यानी कि कौन कौन सी क्वालिटी टेस्ट आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, या आप क्वालिटी टेक्निक्स उसके लिए देखेंगे जिनको वो फुलफिल करेगी, तो आप कहेंगे कि आपकी मेडिसिन क्लियर है या पास है। जी बेटे अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। ये जो WHO ऑर्गेनाइजेशन होती है, जी जी, इसके निबंधे हर कंट्री में मौजूद होते हैं। ये ना एक ऑर्गेनाइज हर कंट्री में नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस में है, ठीक है। यानी कि आपकी ये यूनाइटेड नेशंस में अवेलेबल है, लेकिन ये वहां पे बैठते हुए आप ये समझ लें कि ये कमेटी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो अप्रूव कर देना, जैसे बेटे आपकी FDA है, जैसे फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो बेटे वो जैसे आपकी जितने भी फूड और ड्रग रिलेटेड अफेयर्स होते हैं वो उनको अप्रूव करती है, तो वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। बिल्कुल ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ये पूरी दुनिया में मानी जाती है, ठीक है। नहीं कि ये प्रॉब्लम्स है वो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड, आपके पास है बेटे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बेटे जो मैंने आपको पहले बताई थी, एक सबसे पहली जो आपकी बुक थी वो थी आपके पास BP यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया थी, ऐसे ही है। अब बेटे ये जो दूसरी है ये आपके पास यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बेटे ये जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आप कह लें कि ये लीडिंग फार्माकोपिया, यानी कि ये वो बुक्स हैं जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया थी, कि बेटे ये लीडिंग बुक्स हैं, इन बुक्स को स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। इन्हीं बुक्स को स्टैंडर्ड माना जाता है, ज्यादातर इस्तेमाल जैसे इंटरनेशनल कोपिया है या BPC है या ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी है, ऑब्वियस है ये भी आपकी ऑफिशियल बुक्स हैं,
लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है ना वो आपकी यूनाइटेड स्टेट होती है या आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, या बेटे आप इसको यूएसपी भी कहते हैं। दिस इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ द फार्मेसी के बेटे फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो आपकी ऑफिशियल बुक है वो है ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एंड इम्पोर्टेंट फार्माकोपियाज ऑफ द वर्ल्ड। कि बेटे ये पूरी दुनिया में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फार्माकोपियाज होते हैं ना, जो ऑफिशियल बुक्स होती हैं बेटे, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती हैं, यानी कि वो इंटरनेशनली मानी जाती हैं, ठीक है। जबकि जो आपकी ये नॉन ऑफिशियल बुक्स होती है ना, ये लोकली एक्सेप्टेबल होती हैं, ठीक है। यानी कि लोकल किसी एक स्पेसिफिक मुल्क में मानी जाती है लेकिन दुनिया में नहीं मानी। लेकिन बेटे जो आपका यूएसपी है ये आपकी ऑफिशियल बुक है और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, यानी कि पूरी दुनिया में ये माना जाता है। Firstly written and compiled under the supervision of government agency of United States named United States Pharmaceutical Convention। यानी कि बेटे जो फार्मास्यूटिकल यूनाइटेड यूएस पी थी ना, यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन थी जो बेटे, उसके अंडर ये सबसे पहले ये बुक लिखी गई, कंपाइल की गई, उसी ने इसको पब्लिश करवाया। बेटे ये बुक हमें जो एक कम्प्लीटली आप कह लें नॉलेज देती है, वो किस चीज के रिगार्डिंग देती है बेटे, जब भी आप किसी ड्रग की आपने स्ट्रेंथ डिटरमिन करनी होती है बेटे, हर चीज की स्ट्रेंथ उसके, आप देखें ना, अगर कोई बच्चों के लिए डोजेज फॉर्म तैयार की जाती है तो उसके लिए स्ट्रेंथ अलग रखी जाती है, यानी कि बच्चों के अंदर डोज अलग रखी जाती है। बेसिकली बेटे स्ट्रेंथ क्या होती है? अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है। कि जब भी बेटे आप किसी भी ड्रग की अमाउंट को डिटरमिन करना चाहते हो, अब बेटे वो अमाउंट क्या होगी, कितनी होगी, वो आप उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, देखेंगे कि अगर आपके पास के बेटे अगर आपके पास है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, तो इसमें आपका जो होता है ये आपके पास बेटे ये होगा यूएसपी में। तो आप देख इसके अंदर आप अपने किसी भी ड्रग की जो बेटे आप डोजेज फॉर्म, उसके अलावा आप कितनी अमाउंट उसकी रखेंगे, ये आपको सारा नॉलेज होता है ना। यूएसपी बेटे, यूएसपी जो ज्यादातर है ना, ये आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो प्रोसीजर्स होते हैं, या जैसे आपकी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पे जो इस्तेमाल होती है वो आपकी यूएसपी ऑफिशियल बुक है। उसके अलावा बेटे किसी भी ड्रग की कितनी क्वांटिटी रखनी है, उसके जो क्वालिटी टेस्ट होते हैं, उसके जब बेटे जो बीपी या बीपी में सारे क्वालिटी रिलेटेड थे आपका, यानी कि जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल पोर्शन होता है ना इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो ज्यादातर फॉलो होती है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है। लेकिन उसके अलावा बेटे अगर आप ओवरऑल सारा देखें ना कि एक इंडस्ट्री के अंदर कौन सी बुक ज्यादातर इस्तेमाल होती है, वो बेटे आपकी यूनाइटेड स्टेट है। क्योंकि बेटे आप जब किसी ड्रग को लेबल करते हैं, उसका लेबलिंग प्रोसीजर, उसकी प्योरिटी, यानी कि आप उसकी जब ऐसे करते हैं कि आपका ड्रग कितने परसेंट प्योर है, आप उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ को आप डिटरमिन करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ का आपने ड्रग बनाना है, अपनी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करनी है। तो बेटे ये जो सारा नॉलेज आपका होता है ये आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद है बेटे यूएनएफ है, जिसको आप यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मुलरी भी कहते हैं। कि बेटे सबसे पहले ये जो थी ना ये जो फॉर्मुलरी थी, ये कहाँ पे तैयार की गई? अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन थी बेटे, उसके अंडर रहते हुए ये सबसे पहले जो फॉर्मुलरी थी, यानी कि एक ये डिटेल्ड लिस्ट थी ड्रग्स की जो बेटे तैयार की गई। बट इन 1974 द राइट ऑफ द यूएनएफ वाज गिवन टू यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन। सो फ्रॉम 1980 द यूएनएस इज पब्लिश्ड विद द यूएसपी। कि बेटे पहले क्या था कि 1888 तक क्या था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स थी ना, वहां पे जो आपकी ये थी एसोसिएशन, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, उसके अंडर ये थी जो यूएनएफ, यानी कि जो एक डिटेल्ड लिस्ट थी, ठीक है। उसके बाद बेटे क्या हुआ कि जब 1974 में जो यूएनएफ था ना, उसका जो सारे राइट्स थे, यानी कि जितना भी पहले किसके पास थी, अमेरिकन बेटे फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के पास थी, फिर क्या हो गया, फिर यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को इसके सारे राइट्स दे दिए, जिसने बेटे क्या किया कि 1980 में बेटे वो यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन के पास ही यूएसपी के भी राइट्स थे, ठीक है। और 1980 में उसने क्या किया कि जब उसके पास यूएनएफ के भी राइट्स आ गए ना, तो उसने 1980 में यूएनएफ को और यूएसपी को बेटे इकट्ठा पब्लिश करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने यूएसपी एनएफ कर दिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और साथ नेशनल फॉर्मुलरी, यानी कि उसने नेशनल जो फॉर्मुलरी थी यूनाइटेड स्टेट्स की वो भी यूएसपी के साथ कंबाइन कर दी। जैसे बेटे आगे आप ये लोगो भी देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर लोगो भी उन्होंने दिखाया हुआ है। यूएसपीएनएफ, इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और उसके साथ जो नेशनल फॉर्मुलरी है। एक से बेटे हमारे पास जो नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं, जो नॉन ऑफिशियल बुक्स अवेलेबल होती हैं, वो कौन सी हैं? रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल्स, बेटे मैंने आपको पहले भी बताया, इसको मदर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। कि बेटे ये अच्छी खासी ना मोटी किताब है, लेकिन इसके 2 वॉल्यूम्स होते हैं, एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है, ठीक है।
इसके अंदर इन्होंने यही बताया, दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी, कि बेटे इसको मदर ऑफ फार्मेसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटे इसके अंदर हर एस्पेक्ट से रिलेटेड, फार्मेसी के हर एस्पेक्ट, उसकी चाहे डिस्पेंसिंग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी चेकिंग है, उसकी लेबलिंग है, बेटे हर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग ना इसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि अगर कोई क्लिनिकल पर्पस है या फार्माकोलॉजिकल पर्पस है, जो भी पर्पस आप लेना चाह रहे हैं, उसके हर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग इसके अंदर नॉलेज होता है। इट इज अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स के बेटे, ये 2 जिल्दों के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद है अप्लाइड इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजन। ठीक है, अब बेटे कैटजन फार्माकोलॉजी मैंने आपको बेसिकली पहले बताया था, फार्माकोलॉजी क्या होती है कि ये बेटे ऐसी ब्रांच है जिसमें आप पढ़ते हैं कि ड्रग के बारे में सारा पढ़ते हैं, और वो ड्रग किसी भी एक इंसानी जिस्म के ऊपर क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि वो किस तरह जाएगा इंसानी जिस्म में, कहाँ पे बाइंड करेगा, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, किस तरह अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बेटे ये जो सारा एक्शन रिलेटेड आपका काम होता है ना, कि ड्रग क्या काम करेगा, व्हाट द ड्रग डज टू योर बॉडी। ठीक है, यानी कि ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या करेगा, उस स्टडी को आप कहते हैं कि वो फार्माकोलॉजी है। और कैटजन की ये बुक थी बेटे, उसके अंदर भी डिटेल नॉलेज है सारा कि ड्रग और उसके बेटे जो एक्शंस होंगे वो क्या होंगे इंसानी जिस्म के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है बेटे ट्यूटोरियल फार्मेसी। ट्यूटोरियल फार्मेसी में क्या है, दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग फिजिकल फार्मेसी। कि बेटे ट्यूटोरियल फार्मेसी के अंदर फिजिकल फार्मेसी में क्या था कि कोई भी ड्रग कैसे बनता है, ठीक है, उसके लिए कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे इमल्शंस हैं तो इमल्शंस किस तरह से बनानी है, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बेटे अगर सस्पेंशंस बनानी है तो वो किस तरह तैयार होंगी। तो बेटे जो सारा प्रोसीजर है ना, ये सारा आपका ट्यूटोरियल फार्मेसी के अंदर बताया गया था। ठीक है जी बेटे, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें। ये मैम, ये जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं, अब ये जी जैसे मतलब पाकिस्तान में यूज करनी है, जैसे यूएस की यूज करनी है, तो जी जी ये जो कंसर्निंग अथॉरिटी होगी उनसे पहले उसकी इजाजत लेंगे फिर यूज करेंगे, या मतलब नहीं, अवेलेबल है। अब ये हर मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनली इस्तेमाल हो। और अगर लोकली है, लोकली बुक्स को जो होती है ना, लोकल बुक्स होती है, उनको प्रेफर नहीं किया जाता। अपने मुल्क के अंदर तो प्रेफर किया जाता है, लेकिन दूसरे मुल्क वाले उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते। इस बुक की ये बेटे ज्यादातर बुक की एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल होती है कहाँ पे, यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है बेटे रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे बेटे आप इस मुल्क में फार्मासिस्ट बन रहे हैं या फार्मेसी टेक्नीशियंस बन रहे हैं, तो बेटे जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां पे आपको जाकर पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो उस रजिस्ट्रेशन एग्जाम का जो सारा एक डिटेल्ड नॉलेज है, यानी कि आप कह लें कि जो आपको सारा डाटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो बेटे बीएनएफ के अंदर, यानी कि बीएनएफ से तैयारी करवाई जाती है उस रजिस्ट्रेशन एग्जाम की, लेकिन यूएई में और यूके में। ठीक है, इसके अंदर बेटे डिटेल नॉलेज होता है आपका क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं कि आप किसी भी जो ड्रग है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए, तो आया वो उसके लिए ठीक है या नहीं है, या अगर आप उस ड्रग के साथ कोई और ड्रग ले रहे हैं तो उन ड्रग्स की आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। ठीक है, या बेटे आप उसको देखते हैं कि वो आपके बजट में आती है या नहीं आती। तो बेटे ये सारे एस्पेक्ट्स क्लिनिकल में आते हैं। उसके अलावा बेटे आपके फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आपके आते हैं कि कोई भी ड्रग है वो कैसे आपकी बॉडी में जाता है, कैसे वो एक्शन प्रोड्यूस करता है, कैसे वो बेटे किसी भी चीज के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद बेटे वो क्या एक्शन देगा। आप बेसिकली आप उसको किस किस पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं और किस पर्पज में वो मना किया गया है। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये सारा जो डिटेल नॉलेज है ये बेटे इस बुक के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा बेटे जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं उसके रिगार्डिंग एक जो डिटेल नॉलेज होता है, डिटेल नोट होता है, वो आपका इसके अंदर सारा बताया गया कि प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है तो वो कैसे लिखी जाती है। ठीक है, उसमें कौन कौन से पहलुओं को देखा जाता है। उसके अलावा बेटे जब भी आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन किसी भी फार्मासिस्ट के पास आती है तो वो उसको कैसे हैंडल करेगा, यानी कि बेटे वो कैसे प्रिस्क्रिप्शन को रीड करेगा, फिर कैसे उसको देखते हुए कोई भी मेडिसिन बनाएगा, उसकी लेबलिंग करेगा, उसकी प्राइसिंग करेगा, उसको डिस्पेंस करेगा, ये सारा नॉलेज। और बेटे अगर आपने एक मेडिसिन दे दी की है तो बेटे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको रिफिल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको आप अपने पेशेंट को दोबारा दे सकते हैं डॉक्टर की पर्ची के बगैर भी, लेकिन कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी रिफिलिंग अलाउड नहीं होती, आप उनको रिफिल नहीं कर सकते। तो बेटे उसके बारे में जो डिटेल नॉलेज है वो सारा आपकी ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी यानी कि बीएनएफ के अंदर अवेलेबल है। ठीक है।